नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सक्सेस काउंटर में। आज आपको ले चलेंगे एक नई दुनिया में, ग्रेविटेशन की दुनिया में। ठीक है, क्लास 11 का फर्स्ट का चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में आप लोग बहुत कुछ पहले से ही जानते होंगे। आप लोगों ने, मैं अगर पूछूं कि सबसे पहले अगर ग्रेविटी की खोज किसने करी, तो सबका आंसर क्या आएगा? न्यूटन, राइट? ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि सबसे पहले फिजिक्स में जरूरत क्या होती है? ऑब्जर्वेशन की। मैं ये दो अलग अलग बातें इसलिए कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के साथ ही वो कुछ धीरे धीरे सीखना चालू करता है। जैसे छोटे बच्चे को अगर आप एकदम से कैच करने को या किसी को उसको रखते हो, वो नहीं गिरेगा। अगर उसको पता है कि गिरने से उसको चोट लगेगी। क्यों? उसने तो कोई किताब पढ़ के नहीं आया ना कि ऊपर बैठा था न्यूटन की किताब पढ़ के आ रहा था, राइट? तो कहने का मीन्स है कि ये सब चीज ऑब्जर्वेशन, ये हमारा माइंड बहुत सीखता है। उसको पता है कि कोई चीज अगर यहां से ऐसे करेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। वो बॉल भी ऐसे ही फेंकता, ऐसे नहीं फेंकता शुरुआत में, राइट? तो कहने का मीन्स उसको पता होता है। और ये सारी चीज ऑब्जर्वेशन, यानी कि ग्रेविटी की खोज सभी ने की थी। सबको पता चल गया था कि अगर हम किसी चीज से कूदेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। ठीक है, न्यूटन को ही एकदम से सपना नहीं आता, बट न्यूटन ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन करने के बाद उस पर स्टडी करना चालू किया। सो यस, न्यूटन वाज अ डिस्कवर फॉर द ग्रेविटी बिकॉज उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने बताया, और आज हम लोग इसके बारे में बहुत आगे जा चुके हैं। तो आज दूसरी दुनिया में पहुंच रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी होती क्या है? सिर्फ नीचे गिरना नहीं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी भी दो बॉडीज में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये डिपेंड किस पे करता है? न्यूटन साहब ने इस पे और अच्छी डिस्कशन करी। क्या करी डिस्कशन? क्या किया उन्होंने? स्टडी किया। उन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक मास m1, दूसरा मास m2, तो ग्रेविटी जो है वो किसी एक के मास में नहीं, दोनों के मास ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा दोनों के बीच में, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड रहेगा। और दोनों कितने दूर हैं, दोनों कितने दूर है, उस पर भी डिपेंडेंसी होगी। तो न्यूटन साहब ने जो अपने उसमें बताया, वो ये बताया कि अगर कोई फोर्स है, तो अगर मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल m1 है और दूसरा पार्टिकल m2 है, तो अगर ऐसा है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। सो न्यूटन saying that the product of their masses is directly proportional to the force of attraction between them. The second thing is being said by the Newton is F is equals to 1 by r square. So from first equation and second equation, what we have is F is proportional to m1 m2 upon r square, right? This is from first and second equation. So we know that if you remove the in order to remove the proportionality sign, we have to add an constant value. So here what is constant value is F is equals to g m1 m2 upon r square. What is it? G is a universal gravitational constant having value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. So this is the value of this capital G. This capital G remains constant for the whole universe. So that is why it is called universal gravitational constant. ठीक है, एक ऐसा constant है जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। So this is what is Newton's law of gravitation. सिंपल था, न्यूटन ने इतनी ऑब्जर्वेशन करी थी, सिर्फ एप्पल को ऊपर से नीचे गिरता हुआ नहीं देखा था। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ जो है ये बहुत हमें काम भी आते हैं, बताता भी है। केवल यही चीज नहीं, न्यूटन के लॉ के बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं, जैसे कि समुद्र में लहरें निकलना। समुद्र में लहरें जो आती हैं वो क्यों आती है? बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ, बिटवीन द वाटर सरफेस एंड द मून। तो मून और अर्थ सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब वो किस कारण होता है? वो भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। सब बहुत सारे फंडामेंटल चीजें जो हमें दिख रही होती है। ठीक,
तो यहां से हमको ये मिल जाता है। अगर हमें इसी फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी में लिखने के लिए हम इसको बोल देंगे F वेक्टर इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r वेक्टर का स्क्वायर मॉड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लगाना, एक वेक्टर लगाना। तो यूनिट वेक्टर लगाने के लिए हम यहाँ पर r कैप बोल सकते हैं। तो एक डायरेक्शन आ गया यहाँ पर, जो r कैप की डायरेक्शन ये वही ये डायरेक्शन किधर से दिखाना। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर हमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में m1 फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 निकालना है तो हम बोलेंगे F12। तो यहां पर जो इस पर अगर कोई फोर्स मेरा फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 तो ये इसकी तरफ आएगा, तब क्या हो जाएगा, अगर फोर्स ऑन m12 फोर्स F12 लेंगे तो हमारा जो रेडियस वेक्टर, जो डिस्टेंस वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा R21, क्योंकि फिर हम यहां से लेके यहां तक का मेजरमेंट करेंगे ना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज वेक्टर न्यूटन्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आप चाहो तो यूनिट वेक्टर की जगह ए वेक्टर अपॉन मॉड ए भी लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाइड फॉर्म में कर सकते हैं, G m1 m2 अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मॉड Q। ये कहां से आ गया Q, क्योंकि इसकी यूनिट वेक्टर की जगह हमने A वेक्टर अपॉन मॉड A, R21 वेक्टर अपॉन मॉड R21 ये रख दिया। ठीक है, तो दिस इज सो इजी। अब पहुंचते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने बता ही चुके हैं आपको क्या होती है। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। सिंपल सी बात। ठीक है, जब न्यूटन का ये सेकंड लॉ हम यहाँ इक्विवेलेंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो मास है वो भी यहीं से आता है, तो जो हमारा मास है वो क्या है, F इज इक्वल्स टू हम लोग बनाते हैं m इंटू जी। मेरा अगर 80 किलो का मास है, 98 किलो का ऐसा भी है नहीं, पर अगर बोलते हैं कि 98 किलो का अगर मास है, 98 केजी का मास है, तो उसमें ग्रेविटी 9.8 लग रही है ना, तो टोटल मास मेरा कितना होगा, मेरा मास एक्चुअली में 98 मास नहीं, मेरा मास 10 केजी है, 10 केजी, और उसमें 9.8 हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, जो कि हमारा वेट 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन, यानी कि वो क्वांटिटी जो हमारी है। हम जो 2 किलो आलू या आप कोई भी चीज खरीदते हो तो 2 किलो का मतलब होता है, आप लोग को ना मिसकॉन्सेप्ट है कि 2 किलो आप ले 2 किलो का मतलब होता है 2000। ठीक है, 2 किलोग्राम का मतलब होता है 19.6 न्यूटन। ठीक है, सो ये किलो और किलोग्राम में भी अंतर है। किलोग्राम यहां पर हमारा जो वेट है वो वेट इस समय 80 न्यूटन के आसपास होगा, 80 न्यूटन, राइट। तो न्यूटन मतलब जो ग्रेविटी फील कर दी, आप वैसे तो कुछ नहीं आता, जो ग्रेविटी लेस आप तौल के लेके चले आते हो। सो दिस इज 2 केजी। अगर 2 किलोग्राम अगर मास है मेरा, तो वो मिला के 19.6 न्यूटन होता है। तो बेसिकली आप जो लेने जाते हो वो 2 न्यूटन लेने जाते हो, राइट। आप बोलते क्या हो, 2 किलो आलू, मिलता क्या आपको 2 न्यूटन आलू, और बोलना क्या चाहते हो 2 किलोग्राम आलू। तो ये सोच लो कितना भयंकर अभी मिसकंसेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो खैर हमने यहां पर देखा F इज इक्वल्स टू mg, ये होता है जो कि हमने बहुत पहले से पढ़ा था, राइट। अब इस F इज इक्वल्स टू mg में ये मेरा मास है m1। ठीक है, तो अब हमारे ऊपर ये मास कहां से आ रहा है, अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है, हम कहा अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं। अगर अर्थ की सरफेस पे हम खड़े हैं और हम अपना मास, अपना फोर्स मेजर कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है G m1 और मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1g। ठीक है, ये r जो है रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि सरफेस एरिया जो है, और हमारी सेंटर, अर्थ के सेंटर से मेरे ऊपर तक, यानी हम सरफेस पे खड़े हैं ना, तो वो डिस्टेंस। तो अगर हम ये देखते हैं तो ये कितना आ गया, m1 से m1 कैंसिल, स्मॉल g की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल G इंटू me अपॉन re स्क्वायर। अच्छा, ये कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ये मास ऑफ अर्थ, हालांकि हमें पता है कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 24
ठीक है, किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। वैल्यूज को मेजरमेंट करोगे तो आपका आएगा 9.8 न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया जी की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी ये है, तो ये कांस्टेंट आते हैं मास ऑफ अर्थ। फॉर अर्थ इट इज 9.8 फॉर अर्थ, ठीक है। और फॉर अदर प्लैनेट्स के लिए हमारे पास अभी बहुत सारी चीज आने की, पर ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में जान रहे थे, तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट देख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख ली, जान गए क्या होता है। अब बात करते हैं, अभी मैंने जो बोला आपको कि ये कैसे पता चला, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड द डेंसिटी। हमें कैसे पता चला मास जो है वो 6 इंटू 10⁻24 है, ठीक है। डेंसिटी इसकी क्या होती है वो भी देखेंगे। तो फिलहाल आपको नोट करना तो स्क्रीन नोट करके आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर सकते हो। हम यही वाला रिलेशन आगे फिर से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। ये वाला रिलेशन जो है, वी नो दैट स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G me अपॉन re स्क्वायर। हमने GRE स्क्वायर बोला इज इक्वल्स टू कैपिटल G me इज इक्वल्स टू कैपिटल G GRE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। हालांकि वही चीज जैसे उल्टा आ गया वापस कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप वहां रखो, रेडियस की वैल्यू लगाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगाओगे, अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू तो हमने पता थी, अब आप चाहो तो कैलकुलेट करने के लिए, पर हमने यहां से ये निकाल लिया। आप चाहे यहां से ये निकालो, चाहे वहां से निकालो, बात एक ही है, ठीक है। देन आफ्टर अगर हमें मास ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ अर्थ के बाद हमें डेंसिटी निकालनी हो, वो कैसे निकालेंगे? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि अर्थ का वॉल्यूम। तो हमने बोल दिया मास इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब m की वैल्यू जो है वो हमें पता है वैल्यू, वैसे तो 6 इंटू 10 की पावर जो भी वैल्यू पता है, अगर नहीं पता तो हम यहां से अगर निकालें, ये वाली वैल्यू रखें, तो स्मॉल GRE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G इज इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होती है। तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? रो इज इक्वल्स टू 3G, ठीक है। उसके बाद अपॉन 4 पाई r इंटू कैपिटल G, RE स्मॉल वाला, ठीक है। तो ये हमारी डेंसिटी हो गई। अगर इसमें हमने G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, कैपिटल G की वैल्यू अगर हमने 6.67 10 की पावर -11 रखी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी लगभग 5.5 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो यूनिट आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ एज वेल एज द डेंसिटी। तो इतनी सी थी हमारी कहानी इस पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारी वैल्यू जी की जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो होती है इन द वैल्यू ऑफ जी एज वी मूव